प्रिय विद्यार्थी, अजीज़ी तालिब इल्म, इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत व खैर मुक़द्दम है। आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान विषय में अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंतर्गत कोशिकांग का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पिछले पाठ में हम लोग कोशिका के प्लाज्मा झिल्ली के विषय में अध्ययन किए थे। आज हम लोग कोशिका के केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य अर्थात जीव द्रव्य का अध्ययन करेंगे। 5.2.2 कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। यानी पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक और आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति पौधे को दृढ़ता प्रदान करता है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। हम इस परिघटना को निम्न क्रियाकलाप द्वारा देख सकते हैं। क्रियाकलाप 5.6 रियो की पत्ती की झिल्ली को पानी में रखकर एक स्लाइड बनाओ। रियो एक सजावटी पौधा है जो लगभग 1 फुट ऊंची होती है। इसे उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखो। छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे। इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें एक हरा पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इसका एक स्लाइड बनाओ। इसे उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखो। छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे। इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें एक हरा पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इस स्लाइड पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो। 1 मिनट प्रतीक्षा करो और इसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि कोशिकाओं में संकुचन हो जाता है। अब रियो की पत्ती को कुछ मिनट तक जल में उबालो। इससे पत्तियों की सभी कोशिकाएं मर जाएंगी। अब एक पत्तियों को स्लाइड पर रखो और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। स्लाइड पर रखी इस पत्ती पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो। 1 मिनट प्रतीक्षा करो और पुनः सूक्ष्मदर्शी से देखो। हम क्या देखते हैं? क्या अब जीव द्रव्य कुंचन हुआ? तो अब जीव द्रव्य कुंचन नहीं होगा क्योंकि कोशिकाएं मर चुकी हैं। इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे पता लगता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन, अल्प परासरण दाबी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है। कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति की फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। 5.2.3 केंद्रक। आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई थी। हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की बूंद डाली थी। क्यों? यदि हम बिना आयोडीन के स्लाइड देखें तो हम क्या देखेंगे? प्रयत्न करो और देखो कि क्या अंतर है। जब हमने आयोडीन का घोल डाला तो क्या प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई? कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संघटन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंगे जाते हैं। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं तथा कुछ कम। कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सैफरानिन अथवा मेथिलीन ब्लू विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं। हमने प्याज की कोशिका को देखा है। आओ अब हम अपने शरीर से ली गई कोशिकाओं को देखें। क्रियाकलाप 5.7 कांच की एक स्लाइड लो और उस पर एक बूंद पानी रखो। आइसक्रीम खाने वाले चम्मच से अपने गाल के अंदर की खाल को धीरे से खुरचो। क्या चम्मच पर कोई वस्तु चिपक गई है? सुई की सहायता से
इसे स्लाइड पर समान रूप से फैलाकर रखो। इसे रंगने के लिए एक बूंद मेथिलीन ब्लू की डालें। सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन के लिए स्लाइड तैयार है। इस पर कवर स्लिप रखना ना भूलें। हम क्या देखते हैं? कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है? इस आकृति को एक पेपर कागज पर बनाएं। मानव गाल की कोशिका और प्याज की झिल्ली की कोशिका इस चित्र के अनुसार दिखाई देता है। मानव गाल की कोशिका और प्याज की कोशिका दोनों में केंद्रक स्पष्ट दिखाई देते हैं, परंतु प्याज की कोशिकाएं अलग अलग और मानव गाल की कोशिकाएं मिली हुई प्रतीत होती है। क्या आप कोशिका के मध्य में एक गहरे रंग वाली गोलाकार अथवा अंडाकार डॉट की तरह की रचना देख रहे हैं? इस संरचना को केंद्रक कहते हैं। क्या इसी प्रकार की संरचना प्याज की झिल्ली में भी थी? बिल्कुल, प्याज की झिल्ली में भी इस प्रकार की संरचना थी। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से DNA अर्थात डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल अणु के रूप में अगली संतति में जाती है। क्रोमोसोम DNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं। DNA अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। DNA के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें यह DNA क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह की रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजन होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती हैं। यह कोशिका के विकास व परिपक्वन को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोट अर्थात प्रो आदि अथवा पूर्व कैरियोट बराबर कैरियोन बराबर केंद्रक। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट कहते हैं। प्रोकैरियोटी कोशिकाओं चित्र 5.4 में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं जो कि यूकैरियोटी कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका अर्थात थैले की तरह की संरचना के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटी कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। यहाँ प्रोकैरियोटी कोशिका का चित्र दिया गया है। प्रोकैरियोटी कोशिकाओं में केंद्रक अस्पष्ट होता है क्योंकि केंद्रक झिल्ली नहीं होता है और यह क्षेत्र क्रोमैटिन पदार्थ का बना होता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। इस प्रकार के कोशिका बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में होता है। 5.2.4 कोशिका द्रव्य। जब हमने प्याज की झिल्ली तथा मनुष्य के गाल की कोशिकाओं की स्लाइड को देखा तब हमें प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था। इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटी कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त
झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रकीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती और इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता। अब हम लोग प्रश्न के उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रश्न संख्या 1, क्या अब आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भर सकते हैं जिससे कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट हो सके। प्रोकैरियोटिक कोशिका, पहला आकार प्रायः छोटा 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। दूसरा, केंद्रकीय क्षेत्र, खाली स्थान दिया हुआ है जिसे हम लोगों को पूरा करना है। तीसरा, क्रोमोसोम 1। चौथा, झिल्ली युक्त कोशिका, अंगक अनुपस्थित। यूकैरियोटिक कोशिका, पहला आकार प्रायः बड़ा 5 से 100 माइक्रोमीटर के बीच। दूसरा, केंद्रकीय क्षेत्र सुस्पष्ट जो चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली से घिरा रहता है। तीसरा, क्रोमोसोम 1 से अधिक। नंबर 4 में खाली जगह है जिसे भरना है। उत्तर, केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है और उसे केंद्रकाय कहते हैं। नंबर 4 में जो भरा जाएगा वह है झिल्ली युक्त कोशिका, अंगक उपस्थित होता है। प्रिय विद्यार्थी, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें जिससे नियमित वीडियोस आपको आसानी से प्राप्त हो सके।